नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना से ये बड़ी खबर आपको दें। पुलिस टीम पर हमले की खबर है। डायल 112 की पुलिस टीम पर हमला किया गया। विक्षिप्त युवक ने पुलिस को घसीट कर पीटा है। पुलिस पदाधिकारी को घसीट कर पीटा गया है। पुलिसकर्मी को चोट लगी है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड की यह घटना बताई जा रही है। विक्षिप्त युवक पर यह आरोप लगा है, पदाधिकारी को घसीट कर उसने पीटा है। पुलिस टीम पर एक बार फिर से देखिए हमला किया गया है। पदाधिकारी संजय मंडल को चोट भी लगी। पुलिस टीम पर विक्षिप्त युवक ने धावा बोल दिया। पुलिस पदाधिकारी को पीटा गया है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड की यह घटना है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त ये युवक बताया जा रहा है, जिसने पुलिस पदाधिकारी पर हमला कर दिया। डायल 112 की टीम थी ये, और उसी के अधिकारी को विक्षिप्त युवक ने पीटा है। तस्वीरें आपके सामने गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड की घटना है ये। पदाधिकारी संजय मंडल को चोट भी लगी है, और बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम वहां पर जब पहुंची, उसके बाद विक्षिप्त युवक ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। डायल 112 की ये टीम थी। हालांकि युवक को पकड़ लिया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इवेंट गिरा हुआ था, आपसी बाप बेटा का झड़प था। मैं पूछ ही रहा था उनके फादर से कि क्या मैटर है। उन्होंने बताया, उनके बाद उनके अपने बेटा को बुलाया, तो मैं उसे पूछने लगा कि अरे भाई, तुम तो बालिक हो, फादर को क्यों परेशान कर रहे हो। इतना में वो पीछे मुड़ा तो बुलाया, सुनो इधर। मैंने कहा उसको सुनो इधर। इतने में वो मेरा जंप कर कॉलर पकड़ लिया। और इनका फादर सब सामने में सारा मेला देखा है। इनके फादर जो है, ये फादर हैं। मैं अपना बचाव में भागा हूं यहां से। और मुजफ्फरपुर से आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। बाइक सवार बदमाशों ने इंजीनियर को गोली मारी है। चेन की छिनतई के दौरान ये गोली मारी गई। बेंगलुरु में इंजीनियर गोविंद कुमार शर्मा कार्यरत थे। मनियारी थाना क्षेत्र के मरीचा की यह घटना बताई जा रही है। बदमाशों ने इंजीनियर को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि चेन की छिनतई के दौरान गोली मार दी गई। बेंगलुरु में इंजीनियर हैं गोविंद कुमार शर्मा, जो वहां पर काम कर रहे थे, और मनियारी थाना क्षेत्र के मरीचा की यह घटना बताई जा रही है। गमछी से मुंह बांधे हुए आया, सीधा मेरा बाइक के आगे उसने अपना बाइक लगा दिया, और हमसे गाड़ी भी छीनने की कोशिश किया। गले में मेरा चैन था, वो भी छीनने की कोशिश की। फिर मैं भी उसके साथ फाइट भी किया। मैं उसको पकड़ा। फिर बाद में वो लोग डर के भागने के चक्कर में जब मैं अपना बाइक उठाने के लिए गया, तो पीछे से उसने लेफ्ट साइड में इधर बम पे फायर किया, गोली मारा। हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वो अपने ममहर के यहाँ जा रहे थे, सुस्ता सकरा थाना में। मनियारी थाना अंतर्गत चैनपुर मरीचा के पास जो है, अज्ञात 3 अपराधकर्मी द्वारा उसको छेक करके सोने के चेन पहने हुए थे, उसको छीनने का प्रयास किया। वही छीना झटकी के क्रम में जो है अपराधकर्मी द्वारा एक गोली चलाया गया, जो उनके जांघ के पास लगा है और जख्मी हो गए हैं। फिलहाल उनको इलाज लिए मां जानकी हॉस्पिटल लाया गया है, जहां खतरे से बाहर है, लेकिन गोली फंसी हुई है उनके, वो इलाज चल रही है। और अगली बड़ी खबर पटना से, जहां पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र का जुझारपुर गांव आज गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। गांव में बच्चों के बीच में विवाद हुआ था, और विवाद को लेकर बड़े आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक गुट के द्वारा दूसरे गुट पर जमकर फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने से 2 युवकों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। आनन फानन में दोनों को हॉस्पिटलाइज करवाया गया, एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों घायलों की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक युवक के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरे युवक के पैर और नाक के पास गोली लगी। घायल युवकों की पहचान जुझारपुर गांव निवासी शिव शंकर कुमार और आदित्य कुमार के रूप में हुई है। पहले बच्चों की लड़ाई थी, और देखिए उसके बाद आपस में बड़े भिड़ गए। एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग की। 2 लोगों के घायल होने की खबर है। दोनों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। ये पूरा विवाद बच्चों के झगड़े से बड़ों तक पहुंचने की बताई जा रही है। गौरीचक थाना की टीम पहुंची तो यह बात प्रकाश में आई है कि जुझारपुर गांव के ही रहने वाले 2 लोग शिव प्रकाश कुमार और आदित्य कुमार
एक को पैर में और एक को नाक के पास गोली लगी है और दोनों को अस्पताल भेजा गया अग्रतर इलाज के लिए। दोनों अभी इलाजरत हैं और अभी सुरक्षित। इस संबंध में ही जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई किया जा रहा है। के ये दुइये गो आदमी था, 3 गो ये सब मिलके आया और डायरेक्ट पटरा चलाना शुरू कर दिया। तो रात के 2-3 बजे ला लड़ाई 1 बजे ला हुआ तो उसको हम पति के घर में बंद कर दिए। ये आया और 2 खेवी बांस से 1 खेवी मारा है, सब शीशा फोड़ दिया है और दोबारा आया तो ईंटा से सारा चूर-चार कर दिया है। सब ओजा बैठ गया है। पति आया नहीं यहाँ तो गोली वो लाठी लेके रगड़ना शुरू कर दिया। लगभग कितना गोली चला होगा यहाँ? गोली कम से कम 10 गो चल गया है। वो प्लान करके ही लाठी से रगड़ते हुए जा करके हमने ये सब साफ कर रहा था तो फिर गए वहाँ पर कि क्या बात है, हल्ला होने लगा। गए तो वो सब लाठी बंदूक लेकर के 3-3 हथियार लेकर और रगड़ते भागा है। हम लोग के भाई के घर ऊपर पड़ता है, वहाँ पर गए हैं तो आप भाग चला। ये गोली जब मार दिया तो गिर गया है, तब लास्ट में वो सब भाग चला है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। मोतिहारी से ये बड़ी खबर, नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चाकू के नोक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। गांव के युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगा। लड़की के भाई से भी मारपीट की गई है। लड़की ने परिजनों को जानकारी दी इस बात की। गांव वालों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद बंजरिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी किया। बंजरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गांव के युवक पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि उसके भाई को भी पीटा गया है। लड़की के भाई को भी मारा गया है। चाकू की नोक पर इस घटना को अंजाम दिया गया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बंजरिया थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। महागठबंधन की कल 5वीं बैठक होने जा रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन इसकी बैठक करेंगे। तेजस्वी यादव बैठक करेंगे। महागठबंधन के सभी दल के नेता भी इस बैठक में पहुंचेंगे। बैठक में एक बार फिर से सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। तेजस्वी के सरकारी आवास पर यह बैठक होने जा रही है। महागठबंधन के नेता इसमें बैठक करेंगे और देखिए चर्चा होगी सीट शेयरिंग को लेकर। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। कंफ्यूजन भी बढ़ते जा रहा है। संभावना इस बात की है कि कल इसको लेकर भी वहां पर चर्चा की जा सकती है। तेजस्वी यादव ये बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उनके सरकारी आवास पर ही बैठक होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव हैं और देखिए उन्हीं के आवास पर यह बैठक होगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से मन की बात की है, जिसमें उन्होंने 50 साल पहले देश में लगे आपातकाल को लेकर एक बार फिर से बयान दिया। पीएम ने कहा कि आपातकाल की कल्पना असंभव है, लेकिन आपातकाल थोपने वाले जनता के सामने हार गए। आपातकाल में जनता झुकी नहीं, टूटी नहीं। इमरजेंसी में इतने अत्याचार हुए, छात्रों को प्रताड़ित किया गया, संविधान की हत्या की गई, लेकिन जनता ने लोकतंत्र के साथ कोई समझौता नहीं किया। ना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार
जनता जनार्दन की जीत हुई। आपातकाल हटा लिया गया। और देखिए, आज पीएम मोदी के मन की बात का 123वां एपिसोड था। पटना में भी बड़ी संख्या में बीजेपी के नेताओं ने पीएम की मन की बात सुनी। कार्यक्रम के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि देश में इमरजेंसी के दौरान मोरारजी देसाई जैसे नेताओं की बातें सुनकर आपातकाल की यादें ताजा हो गई। मन की बात में पूरे देश के चारों कोना को, सभी जगह को छूने का प्रयास करते हैं। इमरजेंसी के बाद और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो मोरारजी देसाई जी, जगजीवन राम जी ने जिस तरह से निरंकुश लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी आपातकाल के समय हुआ था और शासक कैसे निरंकुश हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, ये बात इमरजेंसी के उस चीज को अगर हम याद करते हैं तो आज भी हम सिहर जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा था वो मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में भी सुनने का मौका मिला कि किस तरह का अत्याचार और किस तरह से न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास और जिस तरह से लोकतंत्र का माखौल उड़ाया गया था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी, पार्लियामेंट का समय बढ़ा दिया गया था। ये इतना बड़ा अत्याचार जो हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने किया है, उसको आज मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में सुनने का मौका मिला। और देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर सियासी जोर आजमाइश जारी है और इसी बीच खबर यह है कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए को रोकने के लिए वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, वो उनसे हाथ मिला सकते हैं, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार कर दिया। जायसवाल ने कहा कि ओवैसी इंडिया गठबंधन के साथ ही रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बरसात में सभी मेंढक एक साथ हो जाते हैं। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। कि एनडीए को रोकने के लिए महागठबंधन से मिलने की इच्छा जता दी है। आज उन्होंने बयान दिया है कि अगर महागठबंधन के नेता चाहें तो वो एनडीए को रोकने के लिए बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी जी वैसे भी महागठबंधन के साथ ही रहते हैं, इसलिए उसमें तो कोई नई बात नहीं है। और जो गरीब पासमानदा मुसलमान हैं, जो उनके अधिकार की बात आई है, तो एक बार वक्त कानून जो आया है उसको देखने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास गरीबों के हक में है या नहीं है। आज लोग जुटे हैं गांधी मैदान में। जुट पर अब तो इलेक्शन आया है तो सारे जब बरसात आते हैं तो सभी मेढक बाहर निकलते हैं। और देखिए, बिहार ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। नगर निकाय चुनाव में लोगों ने ई वोटिंग के जरिए अपने प्रत्याशी को चुना और इस पर भी बिहार में राजनीति बयानबाजी लगातार शुरू हो चुकी है। बयानबाजी तेज होती हुई दिख रही है। दरअसल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कहते थे कि आईटी क्या होता है, उस बिहार में 70% से अधिक लोग ईमेल से वोटिंग कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक दिन है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार आज आगे की पंक्ति में खड़ा है। बिहार में लोग कहते थे कि आईटी फाइटी होता क्या है। उस बिहार के 70% से अधिक लोग ईमेल के द्वारा वोटिंग कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक दिन है कि आज बिहार के लोग ईमेल के द्वारा वोटिंग करने का काम 70% से अधिक कर रहे हैं। यहाँ गरीब पिछड़े लोग रहते हैं, इसके बावजूद देश समृद्ध हो रहा है। बिहार आगे की पंक्ति में खड़ा है। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार में मतदाता पुनर्निरीक्षण के काम पर सवाल खड़े किए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस महागठबंधन के दूसरे दलों के साथ चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराएगी। अगर निर्वाचन आयोग नहीं मानता है तो इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट भी जाएगी। सन 1987 में हुआ है, जो कि वोटर 2003 में नहीं था, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, उसको अब ये फॉर्म भरना पड़ेगा इस प्रकार का। अब ये फॉर्म में उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड भी ऑप्शनल रखा है, उसको उन्होंने मान्य नहीं किया है। जो लिस्ट में उन्होंने दिया है, उसके पास जो 87 में पैदा हुआ था उसका तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया,
18 साल का वो हो गया तो 2004 के बाद उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। अब तब से लेकर आज तक यानी कि लगभग 21 साल से जो वोट डालता चला आ रहा है उसको अब फिर से अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि वो देश का नागरिक है भी कि नहीं है। अरे चैलेंज करने की बात यह थी, हम लोग तो इलेक्शन कमीशन से जाके आवेदन देंगे और इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा तो अदालत में जाना पड़ेगा। और वहीं सामाजिक सुरक्षा में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। साल 2015 जहां पर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में देश में 19% लोग आते थे, 2025 की बात की जाए तो ये बढ़कर 64.3% हो चुका है, जिस पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी खुशी जताई। राज्यपाल ने कहा कि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और ये संकल्प होना चाहिए कि 2047 तक जो हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है उसे हर हाल में पूरा करना होगा। मेरे ख्याल से हर तरफ उपलब्धियां, नई उपलब्धियां हो रही हैं, तो और कुछ नहीं इसके ऊपर, लेकिन इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए और ये संकल्प बढ़ना चाहिए कि हम जो हमने अपने सामने लक्ष्य निर्धारित किया है 2047 तक दुनिया के विकसित राष्ट्रों में अग्रणी बनना, वो हम पूरा कर सकते। और अगली खबर राजगीर से, जहां राजगीर में एलजेपी आरबी की बहुजन भीम संकल्प सभा शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मंच पर मौजूद हैं। चिराग पासवान का मंच पर जोरदार स्वागत किया गया। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां सुल्तानगंज महेशी पंचायत के कल्याणपुर गांव के बाढ़ प्रभावित 70 परिवारों को रहने के लिए सरकार ने जमीन का पर्चा निर्गत किया है, लेकिन विस्थापित परिवारों को अभी तक बसाया नहीं गया है। आज जब भूमिहीन परिवार निर्गत जमीन पर पहुंचे तो शंकर चौधरी ने पर्चाधारियों के साथ मारपीट भी की है, जिसके बाद अंचलाधिकारी थानाध्यक्ष ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले को शांत कराया। जबरन चौधरी जो है, हाँ, वो बाई जबरन हम सब पे लाठीचार्ज करवा दिया। कहा है? ग्रामीण से। आपका जमीन है ना? हाँ, जमीन मेरा है, पर्चा भी दिया है, रसीद भी कट रहा है। तो वो शंकर चौधरी क्या करना चाह रहा है? शंकर चौधरी बोल रहा है कि मेरा जमीन है, हम सबके पास रसीद कट रहा है, रसीद का पैसा भी लग रहा है। तो उस कब्जा कर रहा है आपका जमीन? वो जमीन बाई जबरन कर रहा है, वो घर बनवा रहा है दूसरे से। थाना प्रभारी से मिल करके एसडीओ साहब से बात कराए, हाँ, और बोले कि ठीक है कल 4 बजे आप लोग आइए यहाँ पर। एसडीओ साहब को बुलाया है वहाँ पर। कहाँ? भागलपुर? भागलपुर। वही निर्णय होगा? वही निर्णय होगा। एसडीओ साहब निर्णय करेंगे जी। आप लोग को एसडीओ साहब जमीन देंगे जी। आप लोग को क्या चाहिए? हम लोगों को जमीन चाहिए। जमीन चाहिए? हाँ। कितने लोग हैं? 28 परिवार हैं। उधर रविचक मौजा में 70 आदमी मिलजुल करके हैं। टोटल 70 आदमी हैं। 70 आदमी। सबको जमीन चाहिए। सबको जमीन चाहिए। और अगली खबर गया जी से, जहां के इमामगंज प्रखंड के 3 गांव में जाने के लिए नदी पर पुल नहीं है और ऐसे में बारिश होने पर तीनों गांव के लोग जल कैदी हो जाते हैं। बारिश के समय में लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना होता है। साथ ही गांव में रहने वाले मरीज, गर्भवती, बुजुर्ग और बच्चों की परेशानी सबसे ज्यादा होती है। बता दें कि एक बार पुल बनाने के लिए डीपीआर भी बनाया गया था, जिसमें 26 करोड़ की लागत से पुल बनाने की बात हुई थी, लेकिन न तो पुल बना और न ही ग्रामीणों को अब तक राहत मिल पाई। बरसात के सीजन में यहाँ पे किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसको यहाँ से ले जाने में मान के चले कि कितने आदमी को यहाँ डेथ हो गया है जाने समय, कितने महिला जो थी गर्भवती यहाँ मर गई। एक महिला का सांप काट दिया जो यहाँ से नहीं जा पाई, वो भी मर गई पिछले साल। हर साल 1-2 आदमी के यहाँ मौत होता है। इन नदी कारण है कि यहाँ पानी आता है तो यहाँ नहीं कोई गाड़ी नहीं पार होता है। एम्बुलेंस वहाँ से आते आते यहीं खड़ा हो जाता है,
आता है तब तक यहाँ बैठे बैठे यहाँ दम तोड़ देता है। काफी दिक्कत होता होगा। ज्यादा महिलाओं को दिक्कत होता है, आवे नहीं जाए नहीं, महिला कैसे देख जाएगा, मर्द कितने टांग ले जाएगा, खाटी खटोला तो गिर जाएगा, पड़ जाएगा, तो नादी नहीं चल जाएगा तो छान लेगा महिला, तो अपना फिर जीवन ले गुजरे महिला तो सही चल जाएगा नहीं, फिर अखने बहुत दिक्कत होता है। जब डिलीवरी केस होता है, चाहे आदमी अल्ट्रासाउंड करावे जाता है तो कैसे जाएगा। और बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र है, इसके चलते नदी आ जाता है, जो यहाँ हर समय कोई न कोई दुर्घटना घटते रहता है, कोई बीमार पड़ गए, कोई डिलीवरी केस हो, ऐसी स्थिति में यहाँ एक नहीं दर्जनों मौत हो चुका है। इससे लगता है यहाँ का दुख देखकर लगता है कि हम लोग क्या करें या न करें, यही समझ में नहीं आता है। इसका कारण एक पुलिया है, अगर एक नदी पर पुल बन जाता सारा सुविधा यहाँ के लोगों को मिल जाता है। और अगली खबर कटिहार से, जहां कई इलाकों में बाढ़ की आहट से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। महानंदा नदी के जद में आने वाले इलाके सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित दिखते हैं। बाढ़ की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है। वहीं इस बीच कांग्रेस विधायक दल शकील अहमद ने प्रशासन की तैयारी पर गंभीर सवाल उठाए। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट तो आते हैं वापस चले जाते हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स और जेएनएम है नहीं, एएनएम 2 है, वेलनेस सेंटर में भी 2-2 एएनएम होना चाहिए, वो है नहीं, डॉक्टर जिनका जहां अपॉइंटमेंट है वो है नहीं, जो वहां का हेल्थ मैनेजर है वो हेल्थ मैनेजर का अगर आप देखिएगा कि अपॉइंटमेंट अगर डंडखोड़ा में है, काम मनसाई में कर रहा है, तो एक पूरी लचर व्यवस्था हम देख करके आए हैं। डिमांड तो हम ये करेंगे कि बाढ़ के ज़माने में और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। कागज़ पे बोलने से और गाल बजाने से तो काम नहीं चलता है, जाके वस्तु स्थिति को ग्राउंड पे देखने की ज़रूरत है। ग्राउंड पर तो हम लोग हैं, ग्राउंड पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।